काफी डिस्कस भी किया था। ठीक है, और एक मॉडल आंसर भी आपको बताया गया था, उसका आपको वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। और कल कॉपी जो है एक ही दिखा पाए थे। ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो कॉपी खुल नहीं रहा था। ठीक है, तो आज जो है आपको हम कुछ कॉपी जो इवेलुएट की गई है उसके बारे में दिखाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है, मौर्य कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको डिकोड कीजिएगा तो ये सिंपली दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको मौर्य कला की विशेषता बतानी है और फिर उसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ये दो भाग है। अगर ये 38 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। ठीक है, इसमें से पहले आपको इसकी विशेषता बतानी है और साथ ही साथ आपको आलोचना भी करते जाना है, या फिर आप पहले एक बार इसकी विशेषताओं को बता दें और फिर अंत में आप इसकी आलोचना कर सकते हैं, या विशेषज्ञों के द्वारा जो आलोचना की जाती है उसको आप इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक स्टूडेंट है उनकी कॉपी दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं अन्य एक दो और कॉपी और दिखाऊंगा तो उससे भी आपको कुछ आइडिया लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, ये सबसे पहले मौर्य कला के लिए जो है एक भूमिका लिखते हैं और कह रहे हैं कि मौर्य कला भारत की कला का अद्भुत उदाहरण है जो मौर्य साम्राज्य के दौरान विकसित हुई। अशोक के शासनकाल में यह अपने सर्वोत्कर्ष पर थी। यह विश्व में सद्भाव के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का भी परिचायक है। ठीक है, तो ये बढ़िया एक शुरुआत की है, थोड़ा अलग किस्म का ये भूमिका कहा जा सकता है। ठीक है, लोग इसमें अलग अलग अपने तरीके से लिखते हैं, बट इनके द्वारा जो है एक नया प्रयास किया गया है जो बेहतर है। ठीक है, इसके बाद ये जो है मौर्य कला को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, मतलब दो भागों में इस तरीके से बांट सकते हैं आप, लोक कला और राजकीय कला। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं कि स्थापत्य कला को अलग कर दे रहे हैं, मूर्ति कला, लोक कला और उसकी आलोचना इस तरीके से बता रहे हैं कि ये कैसे अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। सबसे पहले देखिए राजप्रसाद के बारे में ये लिखते हैं। ठीक है, क्या लिख रही हैं कि मौर्य काल के दौरान पत्थर के राजप्रसाद बनते थे। बिहार के पाटलिपुत्र में कुम्हरार स्थान पर, जिसे फाहियान ने ईश्वर द्वारा निर्मित कहा है, जबकि एरियन ने इसकी तुलना सूसा व एक बेकना से की है। आज भी इसके अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इतने के बाद ये फिर स्तंभ पे चले आती हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया था, इसमें विशेषताओं के बारे में बोला गया था लिखने के लिए। ठीक है, आप गौर करेंगे ये राजप्रसाद के बारे में जब ये लिख रही हैं तो इसमें कहीं भी विशेषता का बात नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो विशेषता का इसमें अभाव है। अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन डील किया जाएगा तो इसमें इजीली आपका नंबर डिडक्ट होगा, है ना। मतलब जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। उसी तरीके स्तंभ की बात करेंगे तो स्तंभ में भी जो है ये स्तंभ के बारे में कुछ चीजें लिखते हैं, फोटो बनाते हैं, ये सब बढ़िया है, लेकिन इसका कुछ ये विशेषता नहीं बता रहे हैं। ठीक है, विशेषता क्या हो सकता था कि जो स्तंभ है वो एकाश्म पत्थर का बनता था। ठीक है, इसका वजन बता सकते थे, हाइट बता सकते थे, ऊपर में पशु आकृति रहती है, उन सबको ये लिख सकते थे कि ये सारी विशेषताएं हैं। उसको मिस कर देते हैं। फिर स्तूप भी बना रहे हैं तो स्तूप के बारे में वो कुछ पॉइंट लिखते हैं, लेकिन इस पे जो है वो फिर विशेषता नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आंसर है। ठीक है, और फिर इसमें देखिए आलोचनात्मक विश्लेषण भी ये करते हैं, दो भागों में बांटकर सकारात्मक और नकारात्मक, और अंत में जो है ये निष्कर्ष लिख देते हैं जो कि बेहतर है। ठीक है, तो मतलब इनके क्वेश्चन में क्या है कि आलोचना ठीक से कर रहे हैं, विश्लेषण ठीक से कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर में सारे फीचर सही बता रहे हैं, फोटो प्रेजेंटेशन वगैरह भी सब सही है, लेकिन इसमें जो विशेषता वाला भाग है वो कहीं लैक कर जाते हैं। ठीक है, इसकी कमी है, ये इस पे इनको ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, अब मैं आपको एक और कॉपी दिखाता हूँ। ये कॉपी देखिए। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब इस क्वेश्चन में देखिए उसी तरीके से ये पहले भूमिका देते हैं, थोड़ा लंबा भूमिका है इसलिए इसमें लिखा गया है संक्षेप करने के लिए, लेकिन फिर भी बेहतर लिखा गया है। अब इसमें देखिए इसकी खासियत क्या है इस कॉपी की, इनके आंसर की। ये भी उसी तरीके से कला को दो भाग तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक चार्ट के माध्यम से। और फिर जब यहाँ से ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद के बारे में लिखते हैं तो एक दो लाइन राजप्रसाद के बारे में लिखते हुए और फिर इसकी विशेषताओं का ही जिक्र करते हैं, जो कि इस प्रश्न में पूछा भी गया था। ऐसा विशेषता पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। वहीं ये जब लिखते हैं तो ये बेहतर प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद अंत में जो है ये लास्ट में यहाँ पे इसको आलोचनात्मक विश्लेषण करके और फिर अंत में निष्कर्ष करते हुए इस क्वेश्चन का अंत कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर हो गया जो कि बहुत बेहतर था। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाना चाहिए था। अब मैं आपको एक इंग्लिश का आंसर दिखाता हूँ जो बहुत बढ़िया लिखा गया था।
ठीक है, जितने भी डायमेंशंस थे इस क्वेश्चन में पूछे गए उन सभी का इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, यहाँ देखते हैं उसी तरीके से इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद वैसे ही चार्ट बनाकर दो भागों में बांटा है, कोर्ट आर्ट और फोक आर्ट को। फिर कोर्ट आर्ट में प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं, राजप्रसाद है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसकी फीचर्स बता रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए इसमें कुछ खासियत क्या है कि यहीं पर ही जब ये राजप्रसाद के बारे में यानी प्लेसेस के बारे में बताते हैं तो उसी के साथ साथ यहाँ पर इसकी क्रिटिसिज्म भी यहीं पे करते हैं। ठीक है, आलोचनात्मक जो परीक्षण है वो इसके साथ साथ ही पैराग्राफ में करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको विभिन्न कॉपीज में से अगर कुछ बढ़िया चीज मिलती है तो आप लोग अपने नोट्स में भी इसको ऐड करें। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कितनी बढ़िया और खासियत है इस कॉपी की कि यहाँ पे प्लेस यानी राजप्रसाद के बारे में ये लिखते हैं। ठीक है, उसके फीचर्स को बताते हैं। ठीक है, फीचर्स जब बताते हैं वहां लिख भी देते हैं कि अब यहाँ से फीचर्स होगा, वो भी पॉइंट में बता रहे हैं। ठीक है, दो तीन पॉइंट लिखते हैं। फिर यहीं पर क्रिटिसिज्म भी जो है वो करते हैं, तो क्रिटिसिज्म में विद्वानों का जिक्र करते हैं। ठीक है, कोई आम क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि जॉन मार्शल और इनके द्वारा और अन्य विभिन्न जो कलाकार मतलब अन्य विभिन्न जो लोग हैं उनके द्वारा जो क्रिटिसिज्म की गई है उसका जिक्र करते हैं। और फिर लास्ट में जो है इसको पॉजिटिव मोड पे छोड़ते हैं। ठीक है, हालांकि ठीक है, ऐसा लिखते हैं कि हालांकि जॉन मार्शल ने इसकी आलोचना की है ना, अलग अलग चीजों को लेकर, लेकिन अंततः लिखते हैं कि लेकिन ये सारी चीजें निरर्थक है। ठीक है, और इसमें जो मॉरियन आर्ट है उसका अपना ही एक खासियत है, इस तरीके से लिखते हैं। फिर पिलर्स के बारे में बात करते हैं ये। ठीक है, तो पिलर में भी बढ़िया बताते हैं, फोटो बनाते हैं, इसमें भी इसकी विशेषताएं बताते हैं। साथ ही साथ यहीं पर देखिएगा, आप गौर कीजिएगा तो यहीं पर क्रिटिसिज्म भी लिख देते हैं, सम क्रिटिक्स। ठीक है, तो यहीं पर क्रिटिसिज्म भी लिख दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है जिस तरीके से डील करना चाहिए था उसको बहुत बेहतर तरीके से करते हैं ये, यहाँ पे इनको रिव्यू भी किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन का जो डिमांड होगा ना उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन को आप ब्रेक करें छोटे छोटे बिंदुओं में, उसका डिमांड समझें और फिर उसके अनुसार लिखें। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लिखें बहुत अच्छा लेकिन क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको पूरा ना कर पाए आप। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन चूंकि डिमांड कुछ और था और आपने लिख कुछ और दिया है, इस वजह से आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। इस तरीके से अन्य और भी कई कॉपियां हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है चूंकि ये क्वेश्चन कल ही दिया गया था और कल हमने इसका कि बेहतरीन कॉपी है, बट इसको चेक करने के बाद इतने सारे मैंने इसमें रिमार्क्स लिख दिए हैं, फिर भी बहुत अच्छा कॉपी है क्या रश्मि शर्मा यहाँ पे? अगर है तो उनको बोलने बताने में मुझे और भी आसानी होगी, अदरवाइज हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं हूँ। ओके ओके, ठीक है, आप लाइन पे रहेंगे। आप देखिए कि इसमें मैंने कितने सारे चीजों को लिखा है, और जहाँ पे इनको कुछ एडिशनली चीजें लिखनी चाहिए थी वो भी मैंने लिख के इनको दिया है कि यहाँ पे आपको एडिशनली ये सब लिखना चाहिए था। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इन्होंने अच्छी बातें लिखी है उसके कॉपी में मैंने हरे कलर से इसको अप्रिशिएट भी किया है कि हाँ आपने अच्छा किया है, गुड, वेरी गुड। आपको हर जगह हर लाइन में रिमार्क दिख रहा होगा। मैंने बहुत माइन्यूटली इसके कॉपी को देखा है। मैं जनरली देखा बहुत अच्छा कॉपी है, तो उसको मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इस इतने अच्छे कॉपी के बाद भी इसमें इतने रिमार्क हैं मेरे तरफ से, सामग्री वगैरह में इसमें कहाँ कमी है देखिए। उसके बाद इन्होंने रंग वगैरह का कुछ प्रयोग किया है, किस तरीके से ये लाल रंग आता था, पीला रंग कहाँ से आता था। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने कागज का प्रयोग किया है। मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे इन्होंने एक कागज का प्रयोग किया है, मैं बताता हूँ कि कागज कई सारे थे। जैसे कि आप नेपाली कागज का जानते होंगे और बंसली कागज के बारे में जानते होंगे, लेकिन खटई कागज था, आदिल शाही कागज था, हिंदी कागज था, सुल्तानी कागज था, निजाम शाही कागज था, गौनी कागज था। वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको आप देखेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने जो है कि कलर का जिक्र किया है, जैसे कि मैं यहाँ कलर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कलर सिर्फ यही था, लेकिन अगर इसको उस भाषा में क्या कहा जाता था तो उसके बहुत अलग अलग तरीके से नाम है, जैसे कि गोल गुम्फई, तोतई, हरा माटा, सख्तई भूरा, सोन दर्ज, हल्का सोना, उरिया सफेद, ये सब शब्द आप लोग सुने थे पहले? नहीं सर। इसके एंडिंग को देख के मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। आप यहाँ पे देख लेंगे कि हरे एकदम हरे कलर से ही सिर्फ इनमें ये पूरा का पूरा पेज इस पे हरा कलर से चला है। कैसे कैसे है, इसमें थोड़ी थोड़ी गलती है, वो तो एज ए टीचर मैं वो मैन्यूट गलती को ऑब्जर्व कर लिया, बट इतनी भी टाइट कॉपी चेक नहीं होती आप लोगों की। उसके बाद इन्होंने एक निष्कर्ष लिखा है। इनका निष्कर्ष भी बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे अच्छा मैं एक निष्कर्ष इनको लिख के दे रहा हूँ कि आप अगर इस निष्कर्ष को इंक्लूड करेंगे तो सॉरी और भी बेहतर होगा। देखिए निष्कर्ष कितने अच्छे से मैंने लिखा है कि पटना की धरती पर जन्मे पटना कलम ने अपना स्वर्णिम काल भी देखा और अपने उत्कर्ष की गाथा भी लिखी। उत्कर्ष की गाथा कब लिख रहे थे? 1760 से
1950 के बीच में। और अपने अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद अपनी ही सरजमी पर ये कला धराशायी हो गई। कितना मतलब लगता है कि एकदम पोएटिक वे से लिखा गया है, पढ़ने वाला का दिल खुश हो जाए। तो इस तरीके से जब कुछ निष्कर्ष वगैरह जब भी हम रिमार्क में लिख के आपको देंगे, तो उसको आप क्या करेंगे कि नोट करके रख लेंगे अलग से, कि पटना कलम वाला आएगा कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी आए, जब अंत करेंगे तो ऐसे ही एकदम लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पटना की धरती पर जन्मे पटना कलम ने अपना स्वर्णिम काल भी देखा, अपने उत्कर्ष की गाथा भी लिखी, और अपने अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद अपनी ही सरजमी पर यह कला धराशायी भी हो गई। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा, इनमें क्या कमियां थी, क्या विशेषताएं हैं। कॉपी अच्छा है, मैं अच्छे कॉपी को ही देखता हूँ जनरली, और बाद बाकी टीम के लोग हैं ही। तो देखिए इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या इसमें और करनी चाहिए। एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये कॉपी पहले से ही बेहतरीन है, फिर भी इन्होंने क्या किया, जो शुरुआत किया, ये देखिए कि 18वीं सदी के मध्य में मुगल काल एवं यूरोपीय कला के स्वर्णिम सम्मिश्रण से पटना कलम चित्र शैली का विकास हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या और एडिशनली हो सकता था। ये हो सकता था कि बिहार की गौरवशाली कला परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी में पटना कलम का उच्च स्थान है। पटना कलम का विकास 18वीं सदी के मध्य में मुगल काल एवं यूरोपीय कला के सम्मिश्रण से हुआ, जिसे पटना शैली के रूप में जानते हैं। ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि मुगल का साम्राज्य के पतन एवं, उसके बाद देखिए इन्होंने औरंगजेब का जिक्र नहीं किया है, और मुगल साम्राज्य का पतन बहुत दिन के बाद तक होते रहा है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ हुआ था? दिक्कत तो ये हुआ था ना कि जब औरंगजेब ने राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया, उसके बाद जो चितेरे थे वो मजबूर होकर वहां से भागे थे ना। फिर वो कहाँ गए थे? मुर्शिदाबाद गए थे। यहाँ पे इन्होंने गलती किया है, देखिए वो सीधा उन्होंने बता रहा है कि दिल्ली से पटना आ गए थे। नहीं साहब, दिल्ली से पटना सीधा नहीं आए थे, पहले वो दिल्ली से मुर्शिदाबाद गए थे। क्यों? क्योंकि वहां मुर्शिदाबाद उसका में मीर जाफर का शासन चल रहा था। मीर जाफर बहुत कला प्रेमी व्यक्ति था, इसलिए वो मुर्शिदाबाद गए थे। उसके बाद फिर उसका पुत्र जब मीरान गद्दी पर बैठा तो वो कला पे पाबंदी लगाता है। ये कला 2 बार का मारा हुआ है। एक तो औरंगजेब ने जब कला पे पाबंदी लगा दी उस समय, उसके बाद जब मीरान ने कला पे पाबंदी लगाई उस समय, फिर वहां से मुर्शिदाबाद से जो है कि कलाकार फिर पलायन करने को मजबूर हो गए। फिर जब वो पलायन किए तो वो पटना में आकर के बसे, पूर्णिया में भी आकर के बसे। उसके बाद और भी इलाके हैं, पर सिर्फ पटना की बात नहीं है, पूर्णिया है, दानापुर है, भोजपुर है, आरा है। अब पटना में भी अगर आपको लिखना है और भी कुछ एक्स्ट्रा दिखाना है कि मुझे और ज्ञान है, तो मैं बताता हूँ। पटना में भी लिखिए ना, आपके पटना के मछरहट्टा में आके बस गए, पटना के लोधी कटरा में बस गए, दीनापुर जो दानापुर अभी बोलते हैं उसको दीनापुर में जाकर के बस गए, लोधी चौक पे बस गए, दीवान मोहल्ला में बस गए, जाके देखिए। उसके बाद सिर्फ ये कलाकार यही नहीं बसे थे। मुर्शिदाबाद से आने के बाद फिर इन कलाकारों ने देखा कि हमको राजकीय संरक्षण पेट्रोनेज कहाँ से मिल सकता है। तो क्या देखा इन्होंने कि ये लोग पलायन करने के बाद जो उस समय के स्थानीय जमींदार थे और छोटे छोटे शासक थे, तो बिहार में छोटे छोटे शासक कहाँ पे थे? बेतिया महाराज थे, दरभंगा में थे, पूर्णिया में थे, गया में थे, आरा में थे, इत्यादि इत्यादि जगहों पे संरक्षण के लिए गए। इवन कि बिहार से बाहर जो वाराणसी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह जी थे, वहां पे भी कुछ कलाकार गए थे, जैसे दल्लू लाल, हुलसा लाल, छगन लाल, ये सब जो है कि वहां तक गए थे। तो आप समझ गए इसके चीजों को। पहले दिल्ली से औरंगजेब ने इसे जब संरक्षण देना बंद किया तो ये मुर्शिदाबाद गया, किसके संरक्षण में? मीर जाफर के संरक्षण में। जब मीरान उसका बेटा वहां पे गद्दी पे बैठा और वहां उन्होंने पाबंदी लगाई, तो फिर ये कलाकार कहाँ पे आ गए? पलायन करके पटना आए। पटना में भी कुछ इलाकों में बसे, और फिर जो है कि पटना के साथ साथ बिहार के अलग अलग राजघरानों में, दरभंगा, बेतिया, पूर्णिया, गया, आरा इत्यादि इलाकों में, और इवन के वाराणसी में राजा ईश्वरी नारायण सिंह के घर तक ये चले गए थे। तो इसको इतना डिटेल में मैंने बता दिया है, तो इसके कुछ कुछ पॉइंट को आप कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि इस शैली को कंपनी शैली भी कहा जाता था, फिर इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता था। ये लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि इस शैली में जो है कि पुरुष की प्रधानता थी, इसलिए पुरुष शैली भी कहा जाता था। ये सब बात आप जानते हैं। अब देखिए कि पटना कलम चित्र शैली के प्रकार हैं, किस तरीके से इसमें बनाया जाता है। तो जो इन्होंने जो चित्र लिखा है कि किसका किसका चित्र बनता था, इन्होंने क्या लिखा है कि एक तो इस शैली की विशेषता, एक गलती की है, बताता हूँ मैं उसको भी, कि शैली की विशेषता क्या थी? मछली बाजार, ठेला गाड़ी का चित्र, लोहार का चित्र, मेला का चित्र, तो इतना ही लिखा है। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो लोहार का चित्र, लोहार का, सोनार का, इक्के वाले का, पालके वाले का, रंगरेज का, पालके उठाते कहार का, इत्यादि इत्यादि लिख सकते हैं। या फिर आप इसमें क्या कर सकते थे, एक वर्ग बना सकते थे। कैसे वर्ग बना सकते थे कि जो श्रमिक वर्ग है उसमें कौन कौन से हैं? कुम्हार है, नौकरानी है, भिस्ती है। फिर दस्तकारी वर्ग है, दस्तकारी वर्ग में कौन कौन लोग हैं? बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, रंगरेज है। उसके बाद तत्कालीन आवागमन के जो साधन थे
उसका एक ऐसे करके लाइन बना सकते हैं, चूंकि मैं अभी पेन टैब लगाया नहीं हूँ, वरना मैं बता के बनाता कि ऊपर में हेडिंग क्या देंगे, क्या कहते हैं, तत्कालीन आवागमन के साधन। उसमें क्या डालेंगे, पालकी, घोड़ा, हाथी, इक्का, बैलगाड़ी इत्यादि। उसके बाद भी और भी चित्रण हुए किसके किसके, तो मदरसा के, पाठशाला के, दाह संस्कार के, त्योहारों के, जैसे त्योहार में होली हो गया, दशहरा हो गया, इत्यादि इत्यादि। साधु संतों के भी चित्र बनाए गए हैं, तो इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद फिर खेत जोतते किसान, इन्होंने अच्छे से लिखा है बकायदे कि पशु का चित्र में मोर इन्होंने बनाया है। जैसे पशु के चित्र में क्या है कि जो पशु का चित्र ये लोग बनाते थे उसमें इतनी बारीकी करते थे कि ऐसे लगता था कि उनके पशु विज्ञान की विशेषता है, पता उनको, इतनी बारीकी उनमें होती थी। ठीक है, इन्होंने एक गलती और आगे किया है, उसको मैं अब दर्शन दिखाता हूँ। देखिए ये मिस्टेक क्या है यहाँ पे इन्होंने किया है कि इस प्रकार के चित्रों में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए इसी शब्द को एक प्रशासक बोलेगा तो कैसे बोलेगा, इस चीज को समझिए। क्या हम लिखे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार के चित्रों में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप, पहले इस बात को समझ लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि जब पटना कलम का जो चित्र बनता था, उस पटना कलम के चित्र में क्या होता था कि चित्र में जो मुख्य चित्र होता था उसकी तो प्रधानता रहती थी, उसमें बहुत अच्छे से उस चित्रकारी की जाती थी, उसके एकदम एक एक बारीकियों को अलंकृत किया जाता था। लेकिन चित्र में और भी दो चीज होता है, एक बॉर्डर होता है और एक बैकग्राउंड होता है। तो पटना कलम के चित्र में जो बैकग्राउंड होते थे वो व्हाइट हुआ करते थे, बॉर्डर किसी में होते थे तो किसी में नहीं भी होते थे। सिर्फ इसका एक कारण आर्थिक भी है, जो बॉर्डर और बैकग्राउंड नहीं देने का एक कारण आर्थिक भी है कि जो पेंटिंग वो बनाते थे वो कम खर्चीला हुआ करता था, इसके कारण से। ठीक है, तो अब देखिए इनका क्या है, इसको समझिए कि इस प्रकार के चित्रों में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है। आप इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार के चित्रों में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ है। अब इसको समझिए, यहाँ से यहाँ लिखेंगे कि कम प्रयोग किया गया है। सादगी एवं समानुपातिक विन्यास पटना कलम की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब समझ गए कितने अच्छे तरीके से जो बातें हमारी कमजोरी थी उसको मैंने छिपा दिया कि सादगी एवं समानुपातिक विन्यास पटना कलम की महत्वपूर्ण विशेषता है। जो हमारी कमी थी मैंने उसको क्या किया, विशेषता बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कजली स्याही, ये ऑब्वियस बात आप जानते हैं, पेंसिल एवं चारकोल वगैरह का यूज किया जाता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि रंग वगैरह कहाँ से आते थे, तो जो लाल रंग था वो लाह से ऑब्वियस बात है प्राप्त होता था। पीला रंग कुसुम के फूल से लाया जाता था। नीला रंग नील से लिया जाता था। उसके बाद हरा रंग जो है कि सेम के पत्ता से, और नीला रंग और पीला रंग को मिला करके जो है कि क्या कहते हैं, हरा रंग प्राप्त होता था। गेरुआ रंग स्थानीय मिट्टी से प्राप्त होता था। काला रंग कालिख, कालिख समझते हैं ना, दीपक जलाने के बाद जो काजल बनता था, पहले आपको पता है वो प्रोसेस, कि दीपक जला देते थे, उसको ऊपर थोड़ा सा करके एक दीपक उल्टा के रख देते थे, उसमें जो कालिख जमा होता था काला काला, उसी को काला रंग उससे प्राप्त होता था। या फिर हाथी के दांत को जला करके भी जो है कि वहां से प्राप्त किया जाता था। और जो आसमानी रंग था, ये एक पत्थर होता था, लाजवर्दन पत्थर या लैपिस लेजुली नाम था उसका, उसके पत्थर को घिस के जो है कि प्राप्त किया जाता था। गेरुआ और पीला रंग आप जानते हैं कि एक मिट्टी होता है, गेरुआ मिट्टी बोलते भी लोग हैं, तो और पीली मिट्टी तो आप जानते ही हैं। तो ये गेरुआ और पीला रंग जो है कि स्थानीय मिट्टी से ही इसको प्राप्त किया जाता था। और जो कुछ वर्क होते थे बाद में, जब यूरोपीय लोग आ गए, पैसे देने लगे इनके कलाकारों को, तो कुछ बॉर्डर वाले भी बने हैं चित्र। उसमें क्या होता था कि सुनहरे चांदी का और सोने और चांदी का जो है कि वर्क यूज किया जाता था। तो जो सोने चांदी के कलर होते थे, जो सुनहरा कलर और चांदी का उजला कलर होता है, गोल्डन कलर जिसको बोलते हैं ना, वो कहाँ से आता था, तो वो सोने चांदी के वर्क, उसको महीन पिसाई करके उससे बनाया जाता था। जो चित्रकार थे वो चित्र में जितने भी कलर वगैरह का यूज करते थे, वो सारे के सारे कलर को कहाँ से बनाते थे पता है आपको? जितने भी कलर होते थे, सारे के सारे कलर जो बनाए जाते थे वो अपने से ही ये लोग बनाते थे। कलर बनाने के लिए क्या करते थे ये लोग, किन्हीं को आइडिया है? लाल और इसका जो है यूज किया जाता था कि फूलों से जो उस रंग को बिल्कुल, देखिए लिया जाता था। जैसे रंग में पीला मैंने रंग बनाने के लिए सर, देखिए कलर के लिए मैंने बता दिया कि ये लाल रंग पीला रंग कहाँ से प्रयोग होता था। देखिए जो कलर ये लोग यूज करते थे, कलर बिल्कुल अपने से ही ये लोग तैयार करते थे। खनिज के फूल हो गए, फल हो गए, विभिन्न वृक्षों के छाल एवं रस से एकदम नेचुरल कलर ये लोग अपने से बनाते थे, कूटते थे, पीसते थे, तैयार करते थे। क्या तरीका होता था, मैंने बताया कि हड़ताल पत्थर से पीला रंग प्राप्त किया जाता था, उस हड़ताल पत्थर को घिसा जाता था। नीले पत्थर से नीला रंग प्राप्त होता था, तो उसको घिसा जाता था। गेरुआ मिट्टी और तेल के दीपक की फुलिया से काला रंग प्राप्त होता था। सीप समझते हैं ना, सीप को जला करके सफेद रंग प्राप्त किया जाता था इनके द्वारा।
और चटकदार पीला रंग के लिए जो गाय को हल्दी खिलाकर उसके मूत्र को कई दिनों तक पहले रखा जाता था। तो आप जानते हैं कि गाय का मूत्र पीला हो जाता है और फिर उसमें बबूल का बाकायदे गोंद मिलाया जाता था। गाय के मूत्र में बबूल का जब गोंद मिलाते थे 3-4-5 दिन तक आप ऐसे भी देखेंगे कि गौमूत्र अगर कहीं इकट्ठा होकर आता है तो वो पीला ही हो जाता है और उसमें बबूल का गोंद मिलाने के बाद एक जो है कि उसको क्या होता था, पीला कलर प्राप्त हो जाता था। क्लियर है? कलर का जैसे कुछ नाम है कि उड़िया सफेद मतलब व्हाइट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इसको कि ये कलर का क्या रंग है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या क्या मतलब होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जैसे कि क्या कहते हैं उड़िया सफेद है, उसका मतलब क्या हो गया, व्हाइट। तो उजला कलर को ये लोग अपनी भाषा में क्या बोलते थे, उड़िया सफेद बोलते थे। जो हरा रंग होता था उसको क्या बोलते थे, ग्रीन कलर को हरा माटा बोलते थे। जो गोल्डन कलर होता था उसको क्या बोलते थे, हल्कारी सोना बोलते थे। गोल्डन येलो को क्या बोला जाता था, सोन दर्ज बोला जाता था। पक्तई कलर को, ग्रे कलर को क्या बोला जाता था, पक्तई बोला जाता था। जो बादामी रंग था उसको क्या बोला जाता था, गोल गुम्फई बोला जाता था। इसी तरीके से तोतई कलर भी होता था, जो होता है ना हरा, हल्का हरा टाइप का कलर। उसके बाद जो है कि पक्तई भूरा, एक पक्ता चिड़िया होता है उसी का कलर ये पक्तई भूरा कहलाता है। और ये लोग जो कलर बनाते थे, अब देखिए कि कितनी बारीकी का ध्यान रखा जाता था पेंटिंग बनाने में। इस चीज को समझिए कि बरसात के दिनों में ही सारे कलर को कूट पीस के इकट्ठा करके रखा जाता था। क्यों? क्योंकि कलर में किसी भी तरीके का धूल कण ना मिले। आप समझ सकते हैं कि कितना कलर के प्रति सेंसिटिव है हमारे कलाकार। उसके बाद रंगों की जो कुटाई होती थी वो सवेरे ही कर लिया जाता था। क्यों? क्योंकि सवेरे का मौसम बिल्कुल साफ और शांत रहता है, किसी भी तरीके का धूल कण ना मिले। और कोई धूल कण ना मिलने से क्या होगा, कलर में बहुत ही क्या कहते हैं एक्यूरेसी रहेगी। तो इस चीज का भी ये लोग ध्यान रखते थे। एक कमी की ओर और मैं आता हूं, जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि पटना चित्रकारी जो है कि क्या कहते हैं ब्रिटिश और मुगल शैली है। देखिए पटना चित्रकारी में ब्रिटिश और मुगल शैली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पटना चित्रकारी ब्रिटिश शैली, मुगल शैली और खास करके जो स्थानीय शैली है उसका सम्मिश्रण ही इसको विशेष बनाता है। तो आप कहेंगे कि सर कौन सी स्थानीय शैली, किसका सम्मिश्रण? तो देखिए जब दिल्ली में मुगल सल्तनत चल रहा था, जहांगीर उस समय उसका कार्यकाल चल रहा था। जहांगीर काफी कला प्रेमी थे और वो काफी अच्छे चित्रकार खुद भी थे, आप ये बात को जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी उसके दिल्ली सल्तनत के साथ साथ सॉरी मुगल सल्तनत के साथ साथ अलग अलग जो है कि शासन राजपूताना वगैरह के चल रहे थे। तो उसमें जो है कि अलग अलग शैली का उस समय चित्रकला का विकास हुआ था। इस बात को आप समझेंगे कि बहुत सारी शैली थी, जैसे कि चंबा शैली, मंडी शैली, वसुहली शैली, कंगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, कुल्लू शैली, पहाड़ी शैली। इस तरीके से ये जो पहाड़ी इलाकों में थे या फिर राजपूताना के इलाकों में थे, इनकी शैली थी। उसका फिर मथुरा में अपनी उसकी शैली चलती थी, फैजाबाद हो गया, वाराणसी हो गया। इसी तरीके से जो पटना कलम शैली ये विकास हुआ, पटना कलम शैली का विकास एक तरीके से समझिए कि अभाव का ही विकास है। चित्रकार बॉर्डर क्यों नहीं बनाता था, ताकि उसको क्या हो, क्योंकि उसको पृष्ठभूमि में जो कलर लगते थे, जो पृष्ठभूमि में प्राकृतिक कलर लगता है ना, बैकग्राउंड जब बनता है तो आप देखते होंगे कि अच्छे अच्छे चित्र के पीछे बहुत बढ़िया बैकग्राउंड रहता है, उसके बाद चित्र रहता है। तो बैकग्राउंड में बनाने में भी तो काफी कलर लगते हैं। चूंकि इनके पास कलर नहीं था, इनको इनको किसी भी तरीके का पैट्रोनेज नहीं था, कि कोई राजकीय सहायता प्राप्त नहीं था। तो अपने से ही कलर बनाना है, अपने से सारा चीज करना है, उसी कुछ चित्र को बेचना, उसी से जीवन यापन करना है। तो इन्होंने क्या किया कि बैकग्राउंड को ओमिट कर दिया, बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो चित्र इन्होंने बताया उन चित्रों की काफी प्रधानता रही। आप सुने होंगे कि महादेव लाल के द्वारा जो बनाया गया है रागनी गंधारी का चित्र, उसमें नायिका का विरह अवसाद को बहुत बारीकी से दर्शाया गया है। आप ये सुने होंगे कि यमुना प्रसाद के द्वारा जो बेगमों की शराबखोरी का चित्र बनाया गया है, इसके चेहरे के भावों को, पृष्ठभूमि और वेशभूषा के चित्र को बहुत महत्वपूर्णता से दर्शाया गया है। तो ये क्या है कि चित्र प्रधान है, हमारी शैली क्या है, चित्र प्रधान है। हम चित्रों पे ज्यादा बात करते हैं, उसके बैकग्राउंड और बॉर्डर पे बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए आगे कि उत्सव त्योहार, पशु पक्षी का चित्र, स्थापत्य कला का चित्र, तो भवन महल मंदिर मस्जिद, कृति का चित्र, तो चेहरा, फिर सुलेख चित्र। और एक चित्र ये भी था, स्केच भी ये लोग बनाते थे। वो जो कालिख टाइप का होता था ना, उससे स्केच टाइप का भी ये लोग बनाते थे। तो बहुत सारे और भी लिख सकते हैं कि जो हमारी मुगल शैली थी वो क्या था
कि बहुत ज्यादा उसमें बॉर्डर वगैरह की जो अलंकरण उसको बोला जाता था कि जो मुगल कला थी उसकी कला अलंकरण प्रधान थी, लेकिन हमारी कला क्या थी, पृष्ठभूमि सादा था, हमारा कला विषय प्रधान था। जन विषयक चित्र हमारे कलाकार बनाते थे, जैसे कि बाजार शैली का चित्र, जीवन यापन का चित्र, आम परिवेश का चित्र, रहन सहन का चित्र, परिधान का चित्र, तीज त्योहारों का चित्र, धौकनी चलाने वाला, भांति चलाने वाला, तिलंगी समझते हैं, जो पतंग बनाना होता है ना उसको तिलंगी बोला जाता है, मछली बेचने वाला, बाल बनाता हुआ नाई, दाढ़ी बनाता हुआ नाई, भिश्ती पानी ले जाते हुआ जो है कि भिश्ती, इस तरीके के बहुत सारे चित्र भी इस कला में बनाए जाते थे। उसके बाद फिर इन्होंने इसको इंड करने का प्रयास किया है। आइए अब इंड की ओर चलते हैं कि क्या इन्होंने किया है। पतन, इन्होंने क्या लिखा है पढ़िए आप लोग भी। अच्छा, हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है इनका। अन के कारण, कम के कारण जो है कि इसका हो गया, खत्म हो गया। संरक्षक जो राधा मोहन बाबू थे, इनकी मृत्यु के बारे में डिस्प्यूट मैंने 3 जगह पढ़ा है और 3 तरीके का पढ़ा है। कोई 1907 लिख रहे हैं, कोई 1997 लिख रहे हैं, कोई 1949 लिख रहे हैं। इसलिए मैंने जो 1900 हाँ हाँ 1997 के पास 90 के पास है। हाँ वही मैं 1997 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग जगह 2-3 चीजें पढ़ा हूँ, इसलिए मैं 1997 पे ही हूँ। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो देख जी सकते हैं, वैसे 1997 ज्यादा सही है। उसके बाद इन्होंने किया है, अब देखिए हुआ क्या कि लिथो प्रेस के आ जाने के बाद एक तो समझिए कि लड़ाई वगैरह में लोग, युद्ध में राजा सब उलझ गए, जो स्थानीय जमींदार थे वो भी युद्धों में उलझ गए, इसलिए चित्रकारों को जो है कि कम संरक्षण मिलने लगा। तो ये चित्रकार अभी तक क्या कर रहे थे कि अपना चित्र बेच के ही जीवन यापन करने का प्रयास करते थे, लेकिन लिथो प्रेस आने के बाद क्या हुआ कि चित्र छपकर बिकना स्टार्ट हो गए। तो जो आप चित्र आप समझते हैं कि कोई हैंड का बनाया हुआ पेंटिंग आज भी बहुत महंगा मिलता है, 8-10 हजार में मिलता है, वही अगर कोई पेंटिंग प्रेस वाला होगा तो कितना में 200-400-500 रुपया में मिल जाएगा। तो 100 रुपया में वो जो चीज मिलेगा वो लिथो प्रेस आने के बाद 5 रुपया 4 रुपया में मिलना स्टार्ट हो गया। तो इसके कारण भी क्या हुआ था कि चित्रकारों का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वायबिलिटी इन लोगों की रहा ही नहीं। उसके बाद फिर इन चित्रकारों ने क्या किया, इसमें से बहुत सारे चित्रकार पलायन कर गए, कोई पटना चले गए, कोई कलकत्ता चले गए, इवन की इसी में जो अंतिम चित्रकार थे वो भी वो यहाँ से पटना जो है कि क्या सॉरी कलकत्ता चले गए थे। उसके बाद कलकत्ता चले गए हाँ थे। कलकत्ता चले गए थे, और इस तरीके से क्या हुआ कि इस कला का धीरे धीरे पतन हो गया। तो वर्तमान स्थिति इन्होंने अच्छा लिखा है कि 2010 से बिहार सरकार द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जागरूकता फैलाने के लिए पटना कलम के नाम से एक थीम पर क्या होता है, कैलेंडर प्रकाशित किया जा रहा है। और वर्तमान समय में पटना शैली के चित्र को पटना कॉलेज, आर्ट कॉलेज, पटना म्यूजियम, खुदाबख्श लाइब्रेरी, बिहार म्यूजियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी में संरक्षित किए हुए रखा गया है। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मुगल शैली से ये चित्र कैसे अलग था। मुगल शैली से इसका क्या तुलनात्मक अध्ययन जब हम लोग करेंगे तो मुगल शैली से इसकी क्या कहते हैं समानता क्या थी और मुगल शैली से भिन्नता क्या थी, ये भी इस चीज में पढ़ना है। कि पटना कलम शैली का आवासन जो हुआ तो उसमें क्या हुआ कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो अंतिम कलाकार थे वो कलकत्ता चले गए थे। उसके बाद जो है कि वो धीरे धीरे इस शैली का लगभग खत्म होने की ओर चला गया, और इस कला को जो है कि बचाने के लिए राधा मोहन बाबू ने अथक प्रयास किया था। उसके बाद लेकिन हुआ क्या कि 1997 में आकर के राधा मोहन बाबू का भी निधन हो गया। इस तरीके से लगभग 2 शताब्दी तक यह शैली बहुत चला था, बहुत प्रचलित रहा था, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध आते आते ये हुआ कि जो पटना कलम के कलाकार थे, चित्रकार थे, चितेरे थे, वो सारे जो है कि आश्रयहीन होने लगे और जीविका की तलाश में, व्यवसाय की तलाश में अन्य व्यवसायों की ओर जो है कि ये लोग मुड़ने लगे। और इस तरीके से यह कला जो है कि कलाकार धीरे धीरे कोई लोग कलकत्ता चले गए, कोई बम्बई चले गए, कोई दिल्ली चले गए, कोई सूरत चले गए, उस समय कोई मद्रास चले गए तो उस समय, और इस तरीके से फिर इस कला का जो है कि लगभग समाप्ति हो गया। सरकार को अब चाहिए कि इस कला को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से मधुबनी पेंटिंग को सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से पटना कलम पेंटिंग को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करे, क्योंकि पटना कलम पेंटिंग हमारी एक समृद्ध विरासत हो सकती है, एक समृद्ध जो है कि इतिहास को दर्शाता है। बताइए कैसा लगा? काफी इंफॉर्मेटिव था सर, और ये मैडम ने जो कॉपी लिखा वो भी काफी, लेकिन इतना सब लिख पाएंगे, ये तो काफी ज्यादा लगता है, लंबा था ये। नहीं, ये मैडम ने जो कॉपी लिखी है, ये जो रश्मि शर्मा इसका नाम है, ये काफी अच्छा लिखी है, क्योंकि मैं सारे कॉपी को देखा, उसमें से जो अच्छा कॉपी था उसको मैंने लिया, उसके बाद ही मैंने इसको चेक किया है और इसके बाद मैंने इतने पॉइंट्स को निकाल के दिया है। तो बताइए बाकी जो हम आप इसमें जो वैल्यू एडिशन किया सर वो काफी है, मतलब तो समझिए कि सारा निचोड़ आप इसमें डाल दिए, मतलब जो भी इसके लिए हो सकता है इस कलम शैली के लिए। बिल्कुल। और कोई? ये कॉपी सर हम लोग को ग्रुप में उपलब्ध करवा दीजिएगा। ये भेज दिया है मैंने, टेलीग्राम खोल के देखिए, मैंने भेज दिया है इसको। सर मेरा एक रिक्वेस्ट सर उसमें पिन किया हुआ नहीं रहता है सर, इस वजह से अच्छा सारा मैं डाउनलोड पिन करना कर पड़ता देता है। हूँ, अभी मैं पिन कर देता हूँ इसको।
बिल्कुल नहीं रश्मि, आपने लिखा बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, आपकी कॉपी बेहतरीन थी, इसलिए मैंने खुद इसको चेक करने के लिए मैंने चुना ही है। और आप थैंक यू इतना सर। भी लिख के आएंगे तो कहीं कोई कमी नहीं है। आपको मार्क्स भी मैंने काफी दिए हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट में जाइए, हाँ देखिए जी वहाँ पे सर। फीडबैक वगैरह लिखा हुआ है, वेरी गुड लिखा हुआ है, ठीक है, कीप इट अप हाँ लिखा जी हुआ सर, है। और थैंक यू। 29-30 के आसपास मार्क्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कॉपी में कोई बहुत कमी थी, लेकिन एज ए टीचर मेरा उद्देश्य यही है कि प्लेटफॉर्म पे आऊं तो बच्चों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप उसे नोट कर नहीं सकें, नहीं और सर। अब जब आप लिखें अगली बार तो उसको वैल्यू एडिशन कर सकें, क्योंकि मार्केट में लगभग कॉपी इतने ही लोग लिखते हैं, और उसमें जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो फिर टीचर किस बात के लिए। ठीक है, तो उसको हाँ आप जी नोट सर। करके रखेंगे, 2-4 पॉइंट भी लिखेंगे ना, तो 1-2 नंबर भी एक्स्ट्रा आ गया तो बहुत नंबर आ गया। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू टेलीग्राम सर। एड्रेस मैं दे देता हूँ अभी। टेलीग्राम एड्रेस ISPCS इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करेंगे, मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप मेरे नंबर 9572799127 पर मैसेज करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी दे दूंगा, टेलीग्राम का एड्रेस भी दे दूंगा। ISPCS इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं इसको, ये मिल जाएगा। सर ठीक है, मतलब एक दो कॉपी और डिस्कस कर लीजिए कि अब हिंदी वाला हो गया, एक इंग्लिश वाला भी डिस्कस कर लीजिए। इंग्लिश वाला भी कर लेंगे। कितना बज गया, टाइम देखने दो, 10:11 बज अभी रहा सर है। 11:45 हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, 9 बजे ही स्टार्ट किया है मैंने, मैं कर लूंगा। अच्छा। नहीं सर ठीक है, कोई दो बात नहीं। डेली जो है ना, क्या कहते हैं, कुछ हिंदी के कॉपी, कुछ इंग्लिश के कॉपी, और हर बच्चों के कॉपी, कुछ कमजोर छात्रों के कॉपी, कुछ अच्छे छात्रों के कॉपी, वो हम्म, दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि जो कमजोर बच्चे हैं वो भी सीखेंगे कि कितनी कमियां होती है। कुछ कॉपी पढ़ते पढ़ते तो मन में गुस्सा भी आता है कई बार कि इतने मतलब बेकार तरीके से इन्होंने लिखा है, फिर उनको समझाना पड़ता है। तो ठीक है, समझाएंगे, हमारा काम ही यही है। निकल गया हम लोग का इस वजह से सर। हम्म, आज हम लोगों का कट ऑफ के डिस्कशन में ज्यादा टाइम निकल गया ना। जी जी सर। कोई नहीं, हम लोग फिर कल मिलेंगे, कल भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और अलग अलग सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन भी लगातार मिलते रहेंगे। तो कुल मिला के अच्छा लगा ना डिस्कशन, ये बताइए। जी सर, बहुत जी सर। शानदार। चलिए, हम हो गए, आदित्य सर हो गए, कार्तिकेयन सर हो गए, बहुत सारे और भी लोग हैं। टाइम टाइम पे आते रहेंगे, इस तरीके से डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।